वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो थिंकर्स हैं, जैसे कि फंक्शनलिस्ट स्कूल के जो थिंकर्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट स्कूल के थिंकर्स हैं, उनका क्या मानना है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो हमारा पहला बुक था इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, उसका एक ब्रीफ देखा और उसके बाद हमने सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझने की कोशिश की। सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, जो कि हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। और चाहे हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें या फिर अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें, हर सोसाइटी में वो स्ट्रक्चर जो है वो रहता है जो कि सोसाइटी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो स्ट्रक्चर कहाँ से मिलता है उस सोसाइटी को? तो वो स्ट्रक्चर मिलता है हमारे सोसाइटी का जो लॉ होता है, जो कस्टम्स होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, वही उस स्ट्रक्चर को, उस सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको एक पैटर्न प्रोवाइड करता है। और चूँकि जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो बार बार रिपीट होता है और यही रेपिटेशन जो है वो उसे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई रूल्स, लॉज, रिचुअल्स हैं और वो कभी एक बार या दो बार, चार बार उसको रिपीट किया गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, तो वो उस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है तो वो जो है उस स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फैमिली। तो फैमिली जो, अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें, अगर उसमें भी जो फैमिली थी उनका काम था सोशलाइज्ड करना। जो चाइल्ड होता था, चाइल्ड बर्थ और उसके बाद उस बच्चे का सोशलाइजेशन करना अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स। और आज भी जो हमारा फैमिली है वो सोशलाइजेशन जो है उसका, हालांकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के आने के कारण बहुत सारी चीज़ें फैमिली, जैसे कि पहले फैमिली जो होती थी वही एजुकेट करती थी, वही जो है स्किल डेवलपमेंट का काम करती थी बच्चों के अंदर और वही सोशलाइज्ड करती थी। आज एजुकेट करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हो गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे अलग अलग जो है सो इंस्टीट्यूशंस आ गए, अलग अलग तरीके से स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन पहले जो फैमिली होती थी वही स्किल डेवलपमेंट करने का, जॉब अपॉर्चुनिटी भी फैमिली ही देती थी। क्यों? क्योंकि जो जॉब होते थे वो हेरिडेटरी बेस्ड होते थे, यानी जो एक जनरेशन, जैसे कि अगर कारपेंटर है तो नेक्स्ट जनरेशन भी कारपेंटर ही होता था। लेकिन आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए। लेकिन जो बेसिक था फैमिली का काम क्या था? वो सोशलाइज्ड करना, चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड बियरिंग एंड सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। और आज भी जो है हमारे फैमिली के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सोशलाइजेशन का जो काम है वो फैमिली कर रही है। तो ये काम जो है सोशलाइजेशन का वो बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि कोई भी फैमिली हो तो पहले भी मैरिज होती थी, आज भी मैरिज हो रही है। तो फैमिली में क्या हो रहा है? मैरिज हो रहा है। तो ये मैरिज क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। और यही रेपिटेशन जो है किसी भी काम का, वो उस सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, उस इंस्टीट्यूशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है और इसे हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैरिज, एजुकेशन या फिर इकोनॉमी, वर्क कल्चर, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं। उन्होंने क्या सोचा? क्या उन्होंने उस एलिमेंट्स के बारे में निगेटिव बताया? क्या उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिव बताया? आज के लेक्चर में हम उसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इमैनुएल डुर्कheim क्या बोलते हैं। इमैनुएल डुर्कheim के बारे में हम लोगों ने पहले वाले बुक में भी पढ़ा है। वो एक फंक्शनलिस्ट हैं। और फंक्शनलिस्ट कौन होता है? जो भी चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसका कोई ना कोई जो हमारा सोसाइटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तभी वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। वो किसी भी जो सोशल एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से देखते हैं। तो हम देखेंगे इमैनुएल डुर्कheim का क्या व्यू पॉइंट है। A major theme pursued by Emile Durkheim and by many other sociologists since is that societies exert social constraints over the action of their members. Durkheim argued that society has a primacy over the individual person. Society is far more than the sum of individual acts. इसमें डुर्कheim क्या बताने की कोशिश करें? इसमें डुर्कheim बताते हैं जो सोसाइटी है हमारा, ये जो इंडिविजुअल है, इस सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रह रहा है, सोसाइटी में जो बहुत सारे मेंबर्स रह रहे हैं, ये सोसाइटी जो है वो बड़ा है देन इंडिविजुअल। ये सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रेंट पैदा करता है इस इंडिविजुअल पे। और सोसाइटी सुप्रीम है, इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम नहीं है।
बाद में बहुत सारे थिंकर्स आएंगे जो बोलेंगे इंडिविजुअल सुप्रीम है, लेकिन डुरकहाइम का कहना नहीं, इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, सोसाइटी सुप्रीम है। सोसाइटी ऑलवेज एग्जिस्ट करती थी। और फॉर एग्जाम्पल डुरकहाइम क्या बताने की कोशिश करें उसको देखते हैं। डुरकहाइम बताते हैं कि एक इंडिविजुअल का बर्थ हुआ, ठीक है। ये इंडिविजुअल का बर्थ जो हुआ ये ऑलरेडी किसी न किसी सोसाइटी के अंदर हुआ है, यानी ये एक सोसाइटी था जिसके अंदर इस इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है। यानी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी पहले से और ये इंडिविजुअल इस सोसाइटी के अंदर बाद में आया है। यानी सोसाइटी सुप्रीम थी और ये इंडिविजुअल जो है सोसाइटी से सुप्रीम नहीं है, पहले सोसाइटी है फिर इंडिविजुअल आया है। डुरकहाइम इस चीज़ को इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जब हम और व्यू पॉइंट्स को समझेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। सोसाइटी इज़ फार मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स, यानी एक इंडिविजुअल जितना भी अपना डेली लाइफ चांसेस, जितने भी वर्क करते हैं, जितना भी एक्ट करता है, जो भी काम करता है, उससे बड़ा होता है सोसाइटी। ये चीज़ डुरकहाइम बताने की कोशिश करते हैं। डुरकहाइम क्या बताते हैं? आर्ग्यू दैट सोसाइटी हैज़ प्राइमेसी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन, यानी सोसाइटी सुप्रीम है देन एन इंडिविजुअल पर्सन। It has a firmness or solidity comparable to a structure in the material environment. Think of a person standing in a room with several doors. The structure of the room constrains the range of his or her possible activities. The placing of the walls and doors, for example, defines the routes of exit and entry. Social structure, according to Durkheim, constrains our activities in a parallel way, setting limits to our to what we can do as individuals. It is external to us, just as the walls of the room are. ये क्या बताते हैं? डुरकहाइम बताते हैं कि ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ एक डोर है, यहाँ एक डोर है, यहाँ एक डोर है, यहाँ एक डोर है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल इससे बाहर आना चाहता है, तो क्या ये यहाँ से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर इसे बाहर आना है, इस रूम के अंदर से बाहर आना है, तो इसे इसी चार जो वे है, इसी में से कोई एक डोर को चुनना पड़ेगा बाहर आने के लिए। इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो रास्ता है इस रूम का, ये जो डोर है इस रूम का, वो उस इंडिविजुअल को रोक रहा है, उस इंडिविजुअल को लिमिट कर रहा है, उस इंडिविजुअल पे कंस्ट्रेंट पैदा कर रहा है कि वो इसी चार रास्ते में से कोई एक रास्ता चुने, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो सोसाइटी है, यानी कोई भी जो सोसाइटी होता है, डुरकहाइम बताते हैं कि कोई अगर एक सोसाइटी है, ठीक है, इसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है, रिलीजन है, रीज़न है, लैंग्वेज है, यानी बहुत सारी चीज़ें, कास्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी इस सोसाइटी के अंदर। अगर इस सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल का जन्म होता है, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को एक रूम का जो डोर था वो लिमिट कर रहा था कि उसको अगर निकलना है उस रूम से तो उसी रास्ते से निकले, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो सोसाइटी है, वो अगर कोई इंडिविजुअल का इस सोसाइटी के अंदर जन्म हुआ तो हमारा सोसाइटी उसको रोकता है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा, वो कौन से लैंग्वेज को बोलेगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा दूसरों के साथ, वो किस तरीके के वर्क प्रोफेशन को चुनेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसको लगता है जी ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन जो होता है एक फैमिली के अंदर होता है, और वो फैमिली किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट होता है, और उस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस जो है उस फैमिली पे भी होता है। तो वो सोसाइटी जो है एक तरीके से उस इंडिविजुअल का जो पर्सनल डिसीजन होना चाहिए था उसको कंस्ट्रेंट करती है, उसको लिमिट करती है, उसको रोकती है। अब हम देखते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी बताया गया कि जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम नहीं है बल्कि सोसाइटी सुप्रीम है। यहाँ जो ये लाइन दिया गया है, सोसाइटी हैज़ प्राइमेसी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। डुरकहाइम का कंसेप्ट है सोसाइटी जो है वो सुपीरियर है देन द इंडिविजुअल, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब कैसे सुपीरियर है ये इस चीज़ को तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जब भी एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है वो उसका बर्थ किसी सोशल सेटिंग के अंदर होता है, और वो सोशल सेटिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसका कंस्ट्रेंट जो है वो सोशल सेटिंग जो होता है उस इंडिविजुअल के ग्रोथ को, उसके लाइफ चांसेस को, उसके रिसोर्स को
एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी को उसको लिमिट करता है कि किस हद तक वो इंडिविजुअल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उस चीज़ को वो कंस्ट्रेंट करता है। इसीलिए सोसाइटी जो है वो सुप्रीम है देन द इंडिविजुअल, और सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल जो भी एक्ट्स करता है उससे ज़्यादा है। अब इसी बात को लेकर के कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं उनको देखते हैं। Other social thinkers like Karl Marx would emphasize the constraints of social structure, but would at the same time stress human creativity or agency of both reproduce and change social structure. उसी समय पे जब हमने देखा कि डुर्कहाइम का जो है वो फोकस इस बात पे है कि सोसाइटी सुप्रीम है, सोसाइटी पहले है देन इंडिविजुअल, और सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रेंट करती है एक इंडिविजुअल के एक्टिविटी को, एक इंडिविजुअल के एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी को। कार्ल मार्क्स इस बात को समझते हैं, वो भी इस चीज़ को बताते हैं कि सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रेंट पैदा करती है एक इंडिविजुअल के ऊपर, लेकिन सेम टाइम कार्ल मार्क्स ये भी बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास जो है सोचने की कैपेसिटी है, उसके पास क्रिएटिविटी है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो जो सोशल सेटिंग है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको चेंज भी कर सकता है। मार्क्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग मेक्स हिस्ट्री बट नॉट एज दे विश टू और इन कंडीशन ऑफ देयर चॉइस, बट विद इन द कंस्ट्रेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशन दैट दे आर इन। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, वो हिस्ट्री बनाता है, लेकिन वो ये जब कार्ल मार्क्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर ही कार्ल मार्क्स इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, वो हिस्ट्री बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से हिस्ट्री नहीं बनाता है, बल्कि जो जिस सिचुएशन में उसका बर्थ हुआ है वो वैसा हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बर्थ जो है वो वॉर के समय पे होता है, यानी बहुत ही सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस समय अगर सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे जो है सो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर, अगर उस समय किसी इंडिविजुअल का बर्थ होता है तो उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी होगा, उसका जो क्रिएटिविटी कैपेसिटी होगा, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, एक इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा जो वो इंडिपेंडेंस का समय था, यानी पहले हम कॉलोनाइज्ड थे और इंडिपेंडेंस, कॉलोनाइजेशन से इंडिपेंडेंस के बीच का जो समय था, उस समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे वॉरियर्स हुए, बहुत सारे वॉरियर्स का मतलब जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, बहुत सारे थ्योरीज दी गई, बहुत सारे जो है सो मोमेंट्स किए गए, लेकिन आज वैसा मोमेंट जो है, आज वैसा रिवॉल्यूशन, आज वैसा मोमेंट जो है हमें, आज वैसा स्ट्रगल हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आज का जो सोशल सेटिंग है, आज का जो सिचुएशन है इंडिया में, वो अलग है, और उस समय का जो सिचुएशन था वो अलग था। उस समय जितने भी लीडर्स आए वो सारे, अगर हम कहें तो उनके अंदर ये एक एनर्जी ऑलरेडी जो है सो इनबिल्ट एनर्जी थी कि वो उस जो कॉलोनाइजेशन था उसमें जो भी चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से लोगों को जो है सो कंस्ट्रेंट किया जा रहा था, उससे फाइट करने का उसके पास एक कह सकते हैं ताकत थी। वो उसी तरीके से सोचते थे, वैसे ही चीज़ों को पढ़ना पसंद करते थे, वैसे ही थ्योरीज देना पसंद करते थे। लेकिन आज का जो हमारा समय है, आज इंडिया का सिचुएशन अलग है, तो आज के समय में उस तरीके से कोई नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास क्रिएटिविटी है, ह्यूमन बीइंग के पास जो है वो कैपेसिटी है कि वो सोच सके, चीज़ों को क्रिएट कर सके, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, वो सोशल सेटिंग को चेंज भी कर सकता है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन जो है वो हिस्ट्री बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से हिस्ट्री नहीं बनाता है। आज अगर इंडिया का सिचुएशन अच्छा है, स्टेबिलिटी है इंडिया में, लेकिन आज अगर कोई ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हो जाए और वो सोचें जो जिस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उस तरीके से जो है हम जा करके दिल्ली पे चढ़ाई कर दें, आज वो नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वो अपने विश के हिसाब से ह्यूमन बीइंग हिस्ट्री नहीं क्रिएट करता है, बल्कि जो सिचुएशन होता है। हाँ, अगर आज वैसा कोई सिचुएशन होता तो आज जो इंडिविजुअल हैं, जो इतने रिलैक्स्ड हैं, जो कि जिनका कि कह सकते हैं एक तरीके से स्टेबिलिटी में रहने का आदत सा पड़ गया, वो वैसा नहीं होता। वो उसी तरीके से सोच रहे होते जैसे 1857 में सोच रहा, वहाँ जब उस समय जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते तो वो वैसे ही सोच रहा होता। इसलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग मेक हिस्ट्री बट नॉट एज दे विश टू और इन कंडीशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी वो अपने हिसाब से अपने चॉइस के आधार पर हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता है, बट विद इन द कंस्ट्रेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज़। यानी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उस समय पे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस समय पे, ऑफ द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशन दैट दे आर इन। यानी जिस तरीके के सिचुएशन में हैं, जिस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ कंस्ट्रेंट्स के अंदर वो हैं, उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग जो अपना हिस्ट्री क्रिएट करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। तो इसमें हमें दो चीज़ें समझ में आई। डुरखाइम बात करते हैं कि सोसाइटी सुप्रीम है, उसमें एक इंडिविजुअल का जो है सो जन्म होता है। इंडिविजुअल थिंकिंग जो होता है उससे बड़ा होता है सोसाइटी। वहीं कार्ल मार्क्स बोलते हैं जो ये बात सही है कि जो सोसाइटी होता है वो इंडिविजुअल को कंस्ट्रेंट करता है, लेकिन इंडिविजुअल जो है उनके पास खुद का भी थिंकिंग कैपेसिटी है, उसके पास क्रिएटिविटी कैपेसिटी है, उसके पास वो कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सके और जो सोशल सेटिंग है उसको वो चेंज कर सके। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, इमाइल डुरखाइम और कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कन्फ्लिक्ट स्कूल के हैं और इमाइल डुरखाइम जो वो फंक्शनल स्कूल के हैं। लेकिन इसमें ये जो अभी जो हमने पढ़ा उसमें वैसा कोई जो है सो रोल नहीं था, इसमें सिंपल सी बातें थी। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया। टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन चैप्टर 2 ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी क्लास 11, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to the existence of structured inequalities between group in society in terms of their access to material or symbolic rewards। अब हम इसमें कहा गया कि रिकॉल करने के लिए स्ट्रेटिफिकेशन को, स्ट्रैटिफिकेशन जो कि हमने इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी के चैप्टर 2 में पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, हमारे सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहें तो पॉलिटी के अंदर, यानी रिवॉर्ड्स के अंदर। ये बात करते हैं मैक्स वेबर। इनइक्वालिटीज़ की जब वो बात करते हैं तब वो बात करते हैं। वेल्थ में अगर हम देखें तो वेल्थ में हमें सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेशन देखता है क्लास के आधार पे। प्रेस्टीज में भी किसी को जो है सो वो हाईली प्रेस्टीजियस माना जाता है सोसाइटी के अंदर, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस नहीं माना जाता है। किसी पोजीशन को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस माना जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस नहीं माना जाता है। तो किस तरीके जो सोसाइटी के अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं, सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेस हैं, जो सोसाइटी के अंदर रिवॉर्ड्स हैं, उसको किस हद तक एक इंडिविजुअल जो है वो यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उसके आधार पे सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। व्हाइल ऑल सोसाइटीज इन्वॉल्व सम फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मॉडर्न सोसाइटीज आर ऑफन मार्क्ड बाय वाइडर डिफरेंसेस इन वेल्थ एंड पावर। जो हमारा जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें वो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी। पहले स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी को जब डुरखाइम बात करते हैं, जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जो है सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, यानी हैव। कार्ल मार्क्स जब बात करते हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट। कोई बुर्जुआजीज है, कोई रूलिंग क्लास है, कोई रूल्ड क्लास है, किसी और कोई प्रोलेटेरिएट है, यानी किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो रिसोर्सेस पे जो कंट्रोल है उसके आधार पे पहले बात होती थी और क्लास के बेसिस पे बात होती थी, वेल्थ के बेसिस पे बात होती थी। बाद में मैक्स वेबर आते हैं और मैक्स वेबर बोलते हैं जो नहीं, इनइक्वालिटीज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ वेल्थ के आधार पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि इनइक्वालिटी जो है वेल्थ के आधार पे भी एग्जिस्ट करती हैं, पावर के आधार पे भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कौन कितना ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर सकता है। एग्जाम्पल फैमिली के अंदर ही, फैमिली के अंदर जो बड़े लोग होते हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर होता है किसी भी डिसीजन को लेने का, इन कंपैरिजन टू कि अगर कोई चाइल्ड है।
इसी तरीके से कंट्री में भी होता है, जिसके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर होता है, और जो पीपल होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं होता है. While the most evident form of stratification in modern societies involves class division, other like race and caste, region and community, tribe and gender also continue to matter as based on social stratification. इसमें बताया गया जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो मेन क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो है क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन. और क्लास बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास वेल्थ आ जाता है तो वो ईजिली दूसरा जो और क्राइटेरिया है उसको वो फुलफ़िल कर लेता है अपने पैसे के बल पे. एग्जाम्पल के लिए कोई लो कास्ट से है और उसके पास पैसा आ गया तो वो पॉलिटिकल जो पार्टी है जहाँ पावर है उसको वो अचीव कर सकता है. और अगर वो किसी पोस्ट को अचीव कर ले, फॉर एग्जाम्पल एक लोअर कास्ट का एक व्यक्ति एक IAS ऑफिसर बन जाता है, तो भले ही लोग जो हैं वो किसी भी कास्ट से हो उसको उस पोस्ट को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. यानी थ्रू वेल्थ वो जो है अच्छा एजुकेशन ले लेता है, एक अच्छे पोजीशन पे चला जाता है, तो वो अदर जो सोर्सेस हैं, अदर जो क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल कर सकता है. इसलिए सबसे मेन जो सोर्स है उसको अभी भी वेल्थ को ही देखा जाता है. इसके अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरिया हैं स्ट्रैटिफिकेशन के. रीजन बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, रेस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट बेस्ड, इंडिया में हमें कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, कम्युनिटी बेस्ड, ट्राइब और जेंडर बेस्ड, इस तरीके के स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है. You will recall that social structure implies a certain patterning of social behavior. Social stratification as part of the broader social structure is likewise characterized by a certain pattern of inequality. Inequality is not something which is randomly distributed between individuals in society. It is systematically linked to membership in different kinds of social groups. Members of a given group will have features in common, and if they are in a superior position, they will usually see to it that their privileged position is passed on to their children. इसमें बताया गया कि जिस तरीके से हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा पैटर्न्ड है, और सोशल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है. सोशल स्ट्रक्चर एक ब्रॉडर पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम सब पार्ट की बात करें वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. जिस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा कि वो पैटर्न्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो रैंडम नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो इनइक्वालिटीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वो भी रैंडम नहीं है, वो भी पैटर्न्ड है, वो भी स्ट्रक्चर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के समय में परिस्थिति बदल रही है, लेकिन जितने भी अगर हम पहले की बात करें, आज से 50 साल 60 साल पहले की बात करें, तो जो लोअर कास्ट हैं उसमें लिटरेसी रेट नहीं है. क्यों नहीं है? इसका मतलब हमारे सोसाइटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा जिस कारण से उनका लिटरेसी रेट जो होगा वो लो होगा. उनके पास जो है सो अच्छे वेल्थ जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है. क्यों नहीं है? उनका जो है सो अगर हम बोले लाइफ चांसेस बहुत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है. यानी कुछ ना कुछ हमारा सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर था, एग्जाम्पल के लिए कास्ट सिस्टम, कि वो उसी तरीके से काम करता था. जो एक वर्ग जो था वो हमेशा लोअर लिमिट पे ही रहा, और दूसरा वर्ग जो है वो अदर चीज़ों को ईजिली, अदर रिसोर्सेज को ईजिली यूज कर सकता था, यूटिलाइज कर सकता था. तो इसमें यही बताया गया कि जो इनइक्वालिटीज़ हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो रैंडम नहीं है, बल्कि वो भी स्ट्रक्चर्ड है. और अगर जो है किसी एक सोसाइटी के अंदर हम देखें किसी एक ग्रुप को कोई अचीवमेंट वो पा लेता है, मान लेते हैं उसके पास जो है वेल्थ बहुत आ जाता है, तो वो चीज़ें उसके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाती हैं. उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो उस चीज़ से प्रिविलेज्ड हो जाता है, और वो अदर रिसोर्सेज को भी यूज करने के कैपेसिटी में होता है. The concept of stratification then refers to the idea that society is divided into a patterned structure of unequal groups, and usually implies that this structure tends to persist across generations. यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारे सोसाइटी को अलग अलग जो इनइक्वालिटी बेस्ड ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइड करती हैं. सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू अ पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स. यानी एक पैटर्न के आधार पर अनइक्वल ग्रुप्स में हमारा सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है.
और ये हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमें देखने को मिलता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एडवांटेजेस विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, यानी और ये इनइक्वालिटीज़ आई कहाँ से? तो ये इनइक्वालिटीज़ आई सोसाइटी के अंदर कि किसी के पास ये एडवांटेज है कि सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको वो यूटिलाइज कर सकता है, ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। यानी जो सोसाइटल रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटल रिसोर्सेज को जो ज़्यादा यूज करेगा वो एडवांटेज में रहेगा, वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा। और जो सोसाइटल रिसोर्सेज जो हैं उसको कम यूटिलाइज कर पाएगा वो हमेशा से डिसएडवांटेज में रहेगा। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेजेस विच प्रिविलेज्ड ग्रुप्स में इंजॉय, यानी जो प्रिविलेज्ड ग्रुप होगा, जो सोसाइटल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करेगा, उनके पास 3 एडवांटेजेस होते हैं। ये एडवांटेजेस क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप इस तरीके के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।